नमस्कार, मैं निकिता अग्रवाल। डीआईए और दक्षिणामुखी शिक्षण संस्थान की निःशुल्क कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर बात करने वाले हैं, मैसूर में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्यवादी विस्तार। ठीक है, जैसा कि हमने देखा मध्यकाल में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहुत सी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, उनमें से एक शक्ति थी मैसूर की। ठीक है, मैसूर में चिक्का कृष्ण राज का शासन था, जो कि एक नाम मात्र का शासक था। उससे कैसे आगे स्थितियां बनती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक मैसूर रियासत है। ये एंग्लो मैसूर वॉर्स की बात है, पहला और दूसरा। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अभी। ये मैसूर की रियासत है। ये मैसूर की रियासत है। यहाँ पर निज़ाम का शासन था। यहाँ पर त्रावणकोर था, जो कि अंग्रेज समर्थक थे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पेशवा मराठों का साम्राज्य था। ठीक है, तो हम इनके बीच में कैसे कैसे संघर्ष होता है और कैसे कैसे आगे स्थितियां बदलती है और किन किन को अपनी शक्तियां खोनी पड़ती है, इसके बारे में हम चर्चा करें। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है, निज़ाम का, मराठों का, पेशवा का। ठीक है, अब उस समय मैसूर में चिक्का कृष्ण राज का शासक था। वो एक नाम मात्र का शासक था, जैसे कि पपट शासक बोलते हैं, उस हिसाब से शासक था। ठीक है, इसके एक सेनापति था देवराज, और इसका एक वित्त मंत्री था नंजराज। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा कि इन्हीं से सत्ता ली जाती है बाद में। नंजराज, इसके यहाँ एक सैनिक सेवा देने वाला एक हैदर अली था। मामूली सा एक सैनिक था, मामूली सा सैनिक था, पर उसने अपने दम पर, अपने टैलेंट के दम पर नंजराज से 1761 में मैसूर का राज्य छीन लिया। ठीक है, अपन देखते हैं। तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हम मध्यकाल में पढ़े, तो जिसे राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उनमें से एक मैसूर एक प्रमुख राज्य था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य थे। जब विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त हो गया, जब वह कमज़ोर स्थिति में आ गया, तो बहुत सारी अपने राजाओं ने अपने अपने अलग रियासतें बसा ली, जिनमें से एक मैसूर रियासत भी आगे आई। इस समय मैसूर पर वाडियार वंश का शासक था, जिसका अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज था। नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लेता है कि इस युद्ध के समय ये कौन थे या इस समय कौन था। ठीक है, जो शासन की वास्तविक बागडोर किनके हाथ में थी? उनके एक मंत्रियों, एक नंजराज और एक देवराज, इनके हाथों में थी। देवराज जो थे वो सेनापति थे और नंजराज जो थे वो वित्त मंत्री थे। इस समय मैसूर पर मराठों तथा निज़ाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। अब बहुत सारी जब क्षेत्रीय शक्तियाँ आती है, जब उनका उदय होता है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि सब अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे रहते हैं। सबको राज्य ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल कर सके और अपनी शक्ति को बढ़ा सके। ठीक है, तो मराठों और निज़ाम के आक्रमण का खतरा मैसूर राज्य पर हमेशा से बना रहा है और वित्तीय राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर बनाना चाहते थे मैसूर राज्य को। ठीक है, जबकि निज़ाम मैसूर को क्या समझते थे कि ये मुगल प्रदेश का हिस्सा है, तो इस पर मेरा अधिकार है। अब देखें कि हैदर अली का जन्म जो होता है वो 1721 में होता है। कुछ स्रोतों में कहा जाता है कि 1722 में भी उनका जन्म हुआ है। मैसूर के कोलार जिले में होता है। अब आपके लिए एक टास्क ये है कि आप ये पता करेंगे कि कोलार जिले किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, कोलार जिले में होता है। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में बिताता है। वो एक बहुत ही निचले पद से शुरू करता है, एक सैनिक अधिकारी के पद से, और अपनी योग्यता के दम पर वह सेनापति के पद तक पहुंच जाता है। किनके अंडर? नंजराज के अंदर, जो कौन थे? वित्त मंत्री थे। किनके शासन में? चिक्का कृष्णराज के शासन में। ठीक है, चिक्का कृष्णराज कौन से वंश के थे? वाडियार वंश के थे। 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में, फौजदार मतलब वहाँ पे वो नेतृत्व करने गए थे, हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। शस्त्रागार मतलब एक आर्मरी की स्थापना की, जहाँ पर वो शस्त्र रख सके। 1761 में हैदर अली ने नंजराज को हराकर यहाँ की सत्ता हथिया ली। किसकी सत्ता हथिया ली? मैसूर राज्य की, नंजराज की सत्ता हथिया ली। ठीक है, और वेदनूर, जिसे विदनूर भी कहा जाता है, कि राजा की मृत्यु पर हैदर अली ने वहाँ का कब्जा करके एक उपशासक की नियुक्ति कर दी। मतलब वहाँ पर अपना एक शासक बिठा दिया, ताकि वो वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल कर सके। सत्ता के आरंभ के साथ ही वह मराठा सरदारों और निज़ाम और अंग्रेज़ों के साथ लड़ता रहा। मतलब वो सभी तरफ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ संघर्ष चल रहा है। इस बीच में एक नई शक्ति उभर कर आना बहुत ही संघर्षपूर्ण था। ठीक है, आगे देखिए।
हैदर अली एक वीर योद्धा था, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक सैनिक के पद से स्टार्ट करके उन्होंने सेनापति बने, सेनापति के बाद उन्होंने अपना एक राज्य स्थापित किया। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से योद्धा थे, और एक कुशल प्रशासक भी थे। और अपने कार्यकाल के दौरान सेना का पुनर्गठन किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से सेना का गठन किया ताकि उनका इफेक्ट ज़्यादा हो, ठीक है। और जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई। पहले क्या होता था कि जब राजा किसी से खुश हो जाते थे या राजा किसी को पसंद करते थे तो वो उनको अपनी जागीरें दे देते थे। जागीरें देने के बाद क्या होता था कि वो मनमाने ढंग से लगान वसूल कर रहे हैं, वो क्षेत्र राजा के डायरेक्ट नियंत्रण से चला जाता था जागीरदार के पास, ठीक है। तो और हैदर अली ने तोपखानों का आदि का भी निर्माण कराया। कालीकट पर विजय प्राप्त कर समूचे मालाबार तट पर पहली बार हैदर अली ने अत्यधिक भूमि पर कर लगाया, जहां नायकों से उसका संघर्ष हुआ। अब हैदर अली ने क्या किया, बहुत सारी ज़मीनों को एक साथ अपने कब्जे में लिया, ठीक है, ताकि वहाँ पर जो मीडिएटर थे, जो बीच के लोग थे, उनका कंट्रोल हटकर वो खुद अपना कंट्रोल कर सके, ठीक है। और उन्होंने एक साथ एक भूमि पर एक कर लगाया, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे जो क्षेत्रीय नेता थे, जो छोटे छोटे लीडर्स थे, उनके साथ उनका संघर्ष प्रारंभ होता है। हैदर की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर टीपू सुल्तान बैठते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की हिस्ट्री में टीपू सुल्तान, और जो राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता के हैदर के समान ही थे, ठीक है। अब देखते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था, क्यों हुआ और किसके साथ हुआ, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर होता है 1767 से 1769 के बीच। मराठों तथा 1767 से 69 के बीच में मराठों तथा निज़ाम से संधि कर अंग्रेज़ों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया। अंग्रेज़ बोलते हैं ना कि फूट डालो नीति करो के प्रचारक हैं, तो उन्होंने क्या किया कि मराठों और निज़ाम को अपने साइड मिला लिया। किन्होंने मिला लिया? अंग्रेज़ों ने मिला लिया। किसके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ, ठीक है, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। वो देख रहे हैं आप, अंग्रेज एक विदेशी आए, वहाँ की क्षेत्रीय शक्तियों को अपने साथ में मिलाया और वहीं की एक क्षेत्रीय शक्ति को हराने के पीछे तुल जाते हैं, ठीक है। परंतु कुछ समय के बाद ही निज़ाम जो है वो हैदर अली की ओर आ जाते हैं। हैदराबाद के जो निज़ाम रहते हैं वो किनका साइड ले लेते हैं? हैदर अली का। अंग्रेज़ों ने अपनी हार देखते हुए संधि का प्रस्ताव रख लिया। अब अंग्रेज़ समझते हैं कि अगर हार गए तो उनकी इज्जत क्या रह जाएगी, तो उन्होंने अपनी हार को पहले ही भांप लिया और एक संधि का प्रस्ताव रखा, ठीक है। और दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को पराजित किया। ये बहुत बड़ी बात है कि दक्षिण भारत में क्षेत्रीय शक्ति होते हुए अंग्रेज़ों को पराजित किया उन्होंने अपने सैन्य शक्ति के बल पर, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच एक संधि, मद्रास की संधि। याद रखिए, हर युद्ध के बाद एक संधि होगी और संधि को याद रखना आवश्यक होगा कि कौन से युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी मद्रास की संधि 1769 में, ठीक है। और संधि के अनुसार क्या हुआ कि अब अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि उनकी हार निश्चित है, तो क्या किया उन्होंने, मान मनोबल की थोड़ी सी और अपने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए कि भाई हमने जीता था, ट्रायल टाइप का था, तो अब वापस कर देते हैं, हमको आपका कोई राज्य नहीं चाहिए, आप भी हमको अपना राज्य दे दो ताकि हम वापस से कर वसूल कर सके, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कुछ हुआ नहीं, सिर्फ युद्ध हुआ ताकि वो हैदर अली का शक्ति को भाप सके, ठीक है, एक दूसरे का। अब इसके बाद क्या हुआ युद्ध में के बाद कि अंग्रेज़ों ने कहा कि आगे कोई युद्ध होगा तो हम आपका साथ देंगे, ठीक है, पर अंग्रेज़ अपनी बात के कहाँ पक्के, ठीक है, तो एक दूसरे का साथ देने की बात स्वीकार की। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये क्यों होता है कि भाई जब तो सब शांति हो गई तो फिर दूसरा युद्ध क्यों? 1771 में मराठों ने जब मैसूर राज्य पर हमला किया, सब अपने अपने क्षेत्र विस्तार में लगे थे, मराठे, निज़ाम, पेशवा सब अपने अपने क्षेत्र विस्तार पर लगे हुए थे। तब मराठों ने मैसूर राज्य पर हमला किया और अंग्रेज़ों ने मैसूर की सहायता नहीं की। मतलब अब ये पैक्ट हुआ था कि भाई अंग्रेज़ सहायता करेंगे जब भी मैसूर राज्य खतरे में हो। अब उन्होंने सहायता की नहीं, तब हैदर अली का दिमाग खराब हो गया, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ कि अमेरिकी क्रांति का दौर चल रहा था विश्व में अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी जो उपनिवेश थे वो स्वतंत्र होने के लिए अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो ब्रिटिश के लिए एक संकट का काल था कि उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर था, उनको अपने उपनिवेश भी बचाने थे, भारत में अपनी स्थिति भी मजबूत करनी थी। तो इनके साथ ही क्या होता है, फ्रांस अमेरिका के साथ मिलकर ब्रिटिश के विरुद्ध अभियान चलाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश फ्रांसीसी संबंध भारत में भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। अब जब फ्रांस और अमेरिका मिल जाते हैं तो किसके उपनिवेश को खतरा है?
ब्रिटिश उपनिवेश को खतरा है। तो जिसके साथ ही भारत में भी इनके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। और हमने देखा कि हैदर अली किसके साथ रहता है, फ्रांसीसियों के साथ, उनके साथ पैक्ट बनाकर रहता है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी प्रांत, माफ़ कीजिएगा, फ्रांसीसी प्रांत माहे, हमने देखा माहे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि माहे कहाँ पर है, पर नियंत्रण करना चाहा। अब अंग्रेज अपना विस्तार करना चाहते थे, वो चाहते थे कि माहे पर नियंत्रण कर ले, जो किसकी बस्ती थी, फ्रांसीसियों की बस्ती थी, हैदर के क्षेत्र में आता था। और मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध शुरू हुआ। कारण यहाँ से शुरू हो गया था कि संघर्ष चालू हो गया था जब मराठों ने हमला किया था और अंग्रेज़ों ने मदद नहीं की थी, तब से कारण पृष्ठभूमि युद्ध की बनने लगी थी। पर तत्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी प्रांत माहे पर हमला करना चाहा और इसके कारण से युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में मैसूर निज़ाम मराठों का त्रिगुट, मैसूर प्लस निज़ाम प्लस मराठों का त्रिगुट अंग्रेज़ों के विरुद्ध बना। पहले युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने किसको किसको अपने साइड कर लिया था, मराठों और निज़ाम को। इस युद्ध में क्या हुआ कि मैसूर, निज़ाम और मराठों का एक त्रिगुट बना, ठीक है, किनके विरुद्ध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध। इसीलिए कहा जाता है कि 1780 और 1781 का वर्ष अंग्रेज़ों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था, क्योंकि वो एक वैश्विक संकट से भी जूझ रहे थे और भारत में भी संकट का सामना उनको करना पड़ा। 1781 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में जो युद्ध होता है, पोर्टोनोवा का युद्ध होता है, उसमें जो नेतृत्व करते हैं वो आयरकूट करते हैं, ठीक है, आयरकूट सेनापति रहते हैं, उन्होंने नेतृत्व किया, जिसमें हैदर अली पराजित हो जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों को सफलता का अधिक लाभ नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। देखिए हमने देखा कि ये जो है ये ब्रिटिश टेरिटरी है, ये ब्रिटिश टेरिटरी, नॉर्दर्न सरकार, ये मद्रास, कांजीवरम, ये क्षेत्र ब्रिटिश के हैं। ये माहे एक फ्रांसीसी बस्ती है। यहाँ पर हमने देखा कि किसके लिए युद्ध हुआ था, माहे के लिए। माहे एक पोर्ट है तो इसके लिए युद्ध होता है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश डोमिनियन है। मैसूर स्टेट इतना बड़ा है, ये मैसूर स्टेट है, ठीक है, ये त्रावणकोर है। तो जब ब्रिटिश है वो माहे चाहते थे कि माहे उनको मिल जाए किसी तरह से, तो पर इसके लिए युद्ध हो गया। अब 1782 में युद्ध करते हुए हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। एक ही जीवन काल में एक युद्ध देखना ही बहुत भारी पड़ता है। हैदर अली ने दो युद्ध लड़े, तो उसके लिए थोड़ा सा भारी हो गया ये, और संघर्ष वो झेल नहीं पाया, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है 1782 में। और जिसके पश्चात टीपू सुल्तान मैसूर के अगले शासक बनते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी अपने पिता के समान एक प्रखर शासक थे। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, ठीक है, वो शासक बनते हैं उस काल में और युद्ध जारी रखते हैं। इससे फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए। बीच में क्या होता है कि अब टीपू सुल्तान आ तो गए लड़ने के लिए फ्रंट पर फ्रांसीसी जो थे, मेन कॉज था युद्ध का, वो अलग हो गए, जिसकी वजह में 1784 में टीपू ने अंग्रेज़ों के साथ मंगलौर की संधि की। देखिए मंगलौर कहाँ पर है, यहाँ पर मंगलौर ये है, तो इस जगह पर एक संधि होती है 1784 में, ठीक है। अब देखते हैं कि तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध क्या होता है और किस वजह से होता है। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। मैसूर का टीपू सुल्तान फ्रांसीसी से संबंध बनाए हुए थे। मैसूर के जो टीपू सुल्तान, अब जो राजा आए वो टीपू सुल्तान थे, और उन्होंने फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध बना कर रखे थे। टीपू सुल्तान क्या अपन नीतियाँ पढ़ेंगे आगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। अतः क्या हुआ, टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से संबंध बनाया हुआ था। अंग्रेज़ों के साथ तनाव बढ़ने लगा। अब अंग्रेज़ों को लगा कि फ्रांसीसियों का साथ दे रहा है ये, हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, तो तनाव बढ़ने लगा। इसी तरह कॉर्नवालिस ने अपने मित्र राष्ट्रों की सूची में मैसूर को शामिल नहीं किया। एक गेट टुगेदर टाइप का होता था, जिसमें ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल होता था वो क्या करता था कि सभी अपने मित्र राष्ट्रों को, मित्र रियासतों को आगे बुलाता था, टी पार्टी टाइप, ठीक है। तो उसमें मैसूर को नहीं बुलाया गया, तो किसको खराब लग गया, टीपू को। टीपू ने जब ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर हमला किया, हमने देखा कि त्रावणकोर ये रियासत कहाँ थी, मैसूर के नीचे थी, ठीक है। तो त्रावणकोर के पर हमला कर दिया टीपू ने, तो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध शुरू हुआ। हमने देखा कि तनाव पहले से ही था, पर तत्कालिक कारण क्या था, त्रावणकोर पर हमला। इस युद्ध में अंग्रेज निज़ाम मराठों का त्रिगुट मैसूर के विरुद्ध हो गया। देखिए पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था कि मराठे, निज़ाम और मैसूर त्रिगुट थे। अब कौन आ जाते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं,
ठीक है। तो अब ये तीनों मिलके हो जाते हैं किसके खिलाफ? मैसूर के खिलाफ हो जाते हैं और टीपू युद्ध में पराजित हो जाता है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए उसे बाध्य होना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अभी तक पहला युद्ध हैदर अली ने जीता, मतलब मैसूर राज्य ने जीता। दूसरा युद्ध एक निर्णायक स्थिति नहीं बता पाया, पर उसमें टीपू सुल्तान हार जाता है। तीसरा युद्ध होता है, इसमें भी टीपू सुल्तान हार जाता है और संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि के तहत टीपू को आधा राज्य, सोच रहे हैं आप, अपने मैसूर का आधा राज्य किसको देना पड़ता है? अंग्रेजों को। किस लिए? युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में। भाई आप आए युद्ध किया और क्षतिपूर्ति हम दे रहे हैं अपना राज्य देकर, ठीक है। और इसके साथ ही एक बड़ी रकम टीपू पर आरोपित की गई। टीपू सुल्तान के पुत्रों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। पैसे तो लिए, उसके साथ में टीपू सुल्तान के पुत्रों को भी बंधक बना लिया। इस तरह से मैसूर की शक्ति को कमज़ोर कर दिया गया। इस संधि के तहत अंग्रेजों को बारामहर, डिंडीगुल और मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला और निज़ाम को पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया। इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगी, देखते हैं आगे। देखिए ये मैसूर राज्य था, पहले हमने देखा कि ये पूरा मैसूर राज्य था। उसके बाद ये ब्रिटिश डोमिनियंस थे। अब देखिए कि टू द पेशवा को क्या दे दिया उन्होंने? ये वाला एरिया दे दिया, ठीक है। निज़ाम को ये दे दिया पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग। और ये जो हिस्सा था मालाबार, डिंडीगुल और माहे, ये किसको मिल जाते हैं? ब्रिटिश राज्य को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि कॉर्नवालिस ने ये क्यों कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना? अगर अंग्रेज चाहते वो जीत गए थे, वो पूरे मैसूर पर एक साथ कब्जा कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो पूरा कब्जा कर लेते तो फ्रांस थे, डच थे, इतने सारे लोगों को परेशानी होने लगती, आसपास की जितनी भी फॉरेन शक्ति थी। फिर उसके बाद ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश संसद है, वो कहती कि आपने डायरेक्ट कैसे इस पर कब्जा कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, जितने संधि थे, मतलब जितने एक पक्ष में थे, मराठे, निज़ाम और अंग्रेज, उनमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा काट के मैसूर को बांट लिया और मैसूर को शक्तिशाली होने से रोक दिया, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली नहीं बनाया, पर अपने शत्रु को पंगु कर दिया, ठीक है। आगे देखें, आखिरी युद्ध होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, ठीक है। एक बार पुनः अधिकार क्षेत्र के लिए टीपू सुल्तान एक महत्वाकांक्षी राजा था। वो चाहता था कि अपने क्षेत्र को अच्छा बनाए, आगे बढ़े, पर अंग्रेजों के साथ उसका इस बात से संघर्ष होता रहा। क्या हुआ? अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण टीपू और अंग्रेजों के बीच चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए कई प्रयास किए। उसने इस संबंध में नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया, फ्रांस के नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया उन्होंने, ठीक है। मतलब उनकी सोच का दायरा देखिए इतना आगे तक है कि वो विदेशों से भी सहायता चाहते हैं। 4 मई 1799 को टीपू ने अंग्रेजों की संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध में शहीदी प्राप्त की, ठीक है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो पहले का वाडियार वंश था ना, उनके अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंप दी। जो पहले का वंश था मैसूर राज्य में, वाडियार वंश, उनके एक अल्पायु शासक को उन्होंने सत्ता सौंप दी और उनसे सहायक संधि कर ली। सहायक संधि के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार के बाद में क्या होता है। देखिए मैसूर का राज्य कैसे सिकुड़ रहा है, ठीक है। देखा, अब मैसूर का राज्य सिर्फ इतना ही बच गया। ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिश का राज्य है, ये निज़ाम को मिल गया, ये पेशवा को मिल गया। तो देखिए मैसूर का राज्य कैसे धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जन्मे क्रांतिकारी समूह जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 2 ऐसे समूह बनते हैं, एक जैकोबिन और एक जेरोंदिस्ट। तो उन्होंने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की।
और राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। सोच रहे उनकी सोच किस प्रकार की रही होगी, उन्होंने अपनी राजधानी में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति से युक्त किया। वो चाहते थे कि उनकी सेना में सारी नई चीज़ें हों जो आजकल हो रही है। टीपू ने विभिन्न देशों में अपने दूत भेजे। वो चाहता था कि और लोगों से संपर्क बढ़े। वो विदेशों से भी संपर्क बढ़ाना चाह रहा था। उनसे व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास किया। इसी क्रम में उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान, बर्मा, चीन के साथ संपर्क किया और एक आधुनिक नौसेना निर्मित करने की योजना बनाई। अभी तक सबसे सर्वश्रेष्ठ नौसेना किसकी थी? ब्रिटिश की। इस कारण से भी ब्रिटिश एक टीपू सुल्तान को एक खतरे की घंटी के रूप में देखते थे कि भाई ये अगर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो हमको डायरेक्ट कंपटीशन दे सकता है। टीपू भारत के प्रथम शासक थे जो आर्थिक शक्ति को ही सैनिक शक्ति के निर्माण तथा यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी के निर्माण की बात कही थी। ठीक है, वो चाहते थे कि एक आर्थिक शक्ति के द्वारा ही सैनिक शक्ति को बढ़ाया जाए। ठीक है, और व्यापारिक कंपनी के निर्माण की बात की। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी। वो भी चाहते थे कि व्यापारिक कंपनी बने और आगे भी अपना व्यापार बढ़ाया जाए और मुनाफा कमाया जाए। ठीक है, और उन्होंने उद्योग के विकास के लिए भी विदेशों से कारीगर मंगाए। उनकी सोच ऐसी थी कि वो अभी भी उस काल में विदेशों से उद्योगों के लिए कारीगर मंगा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से ये टीपू सुल्तान थे जिन्होंने अपने समय में बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है भारत के इतिहास में। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।